हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। तो चलिए, मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूं हमारी इस अमेजिंग सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। और जैसे कि आपको पता है बच्चों, जो हमारा IOQGS एग्जाम है जो कि अब कंबाइन हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक। कंबाइन किस किस को एग्जाम को मिलाकर के हुआ है, दैट इज NSCGS एंड INGSO। वो शेड्यूल हुआ है 17 जनवरी को और बच्चों नवंबर स्टार्ट होने वाला है। ये फाइनल कॉल है, ये फाइनल स्टेप है प्रिपरेशन के लिए। तो आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। जी हाँ बच्चों, ये जो क्रैश कोर्स है ये 9 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये 22 नवंबर को स्टार्ट होगी। ठीक, डेफिनेटली हम क्रैश कोर्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सभी सब्जेक्ट्स को डील करने वाले हैं। टोटल 9 सेशंस होंगे पर सब्जेक्ट और इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर NSCGS क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो बच्चों, अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो, अगर आप इस फाइनल प्रिपरेशन के लिए एक ट्राई देना चाहते हो, अगर आप NSCGS के लिए ट्राई देना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कोर्स के अंदर एनरोल हो जाइए। दो तरीके, आइदर you can pay for it, that is 399 is going to be the cost, or you can have a direct wild card entry। वो कैसे होगी, हर एक वीडियो के एंड पे आपको मैं साथ 2 क्वेश्चंस शेयर करूंगा, उन क्वेश्चंस का आप आंसर सेंड कीजिए और हमारे इस बैच के अंदर आ जाइए। किस मेल आईडी पे आंसर सेंड करना है, nscgs.vos@gmail.com। और एक और चीज, आंसर सही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख करके आ जाओगे। आपकी मेल्स मेरे पास आ रही हैं बच्चों, तो पूछने की जरूरत नहीं है, मैं उन मेल्स को देख रहा हूं और आपके पास जल्दी ही कॉल आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा है तो उसके अंदर मैंने काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम को डील किया था। तो आज के सेशन के अंदर एक तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को डील करूंगा और दूसरा जो लास्ट क्लास के अंदर 3 क्वेश्चंस दिए थे उनको भी मैं डील करूंगा और नए क्वेश्चंस दूंगा। बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस NSCGS लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट NSCGS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को डेडिकेटेडली सॉल्व कीजिए क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही आना चाहिए। अब यार ये जो डेफिनेशन अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये 9th या फिर 8th क्लास लेवल की डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशंस बताऊंगा, टेक्निकल भी और जो वेग डेफिनेशन हम बुक्स के अंदर देखते हैं छोटी NCERTs के अंदर वो भी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, लोकेशन और ओरिएंटेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। अब यार देखो, आपके पास स्माइली बॉल है, राइट, स्माइली जिसके ऊपर ऐसे स्माइल सी बनी होती है। जब आप उसको दबाते हो तो बेसिकली आपने क्या किया, उसकी शेप चेंज कर दी। तो आपको पता है उसके अंदर कुछ तो एक काइंड ऑफ कुछ पावर सी आ जाती है, कुछ तो उसके अंदर स्टोर हो जाता है कि जैसे आप रिलीज करते हो वो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। सेम इज विद द स्प्रिंग, स्प्रिंग को तुम खींचो, स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करो, तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, स्प्रिंग की शेप चेंज कर रहे हो। स्प्रिंग की शेप चेंज करते ही क्या हुआ, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास पेन है, अब इस पेन को मैं ऐसे ऊपर या फिर नीचे उठा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी लोकेशन चेंज कर रहा हूं। इसकी लोकेशन चेंज करने से भी क्या हो रहा है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। लेट्स सपोज यही पेन है, पहले ये पेन ऐसे बिल्कुल फ्लैट पड़ा था, अब मैंने इस पेन को ऐसे कर दिया तो ओरिएंटेशन चेंज कर दी, ओरिएंटेशन घुमा दिया इसकी। पहले ये जो पॉइंट था ये देखिए आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है और अब मैंने इसको जैसे उठाया तो ये जो टिप थी ये नीचे की तरफ पॉइंट करना शुरू हो गई, तो ओरिएंटेशन चेंज कर दी। तो इससे भी क्या चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड है। कौन कौन सी, वन इज गोइंग टू बी द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, अनदर वन इज गोइंग टू बी द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन मतलब हाइट से कुछ भी लिंक, हाइट और डेप्थ, धरती मैया के साथ कुछ भी लिंक, ठीक है, हाइट और डेप्थ के साथ जो भी लिंक होगा दैट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग ऐसी एक, अगर आप एक वायर लोगे उसको ऐसे कॉइल कर दोगे तो इसको कहते हैं स्प्रिंग। जब भी आप इस स्प्रिंग को खींचोगे या कंप्रेस करोगे तो वहां पे भी क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है।
ये तो एक सिंपल सी नॉर्मल सी चुन्नू मुन्नू डेफिनेशन, ठीक है। अब जो आप +1 के अंदर जाकर के +2 के अंदर जाकर के जो डेफिनेशन देखोगे, बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ओके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, यस। अब यार याद करो, कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ाई थी, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। बस ये रिलेशन आपने दिमाग में रखना है, इसको आप घोट करके पी जाइए, क्योंकि हमें नहीं पता, क्या पता है एनएसईजीएस के अंदर यही चीज वो पूछ रहे, सिर्फ इतनी, इससे ऊपर कुछ नहीं जानना है। अच्छा, ये जो U है, दिस इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यस। ये किस चीज का सिंबल है? ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है। और बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इनफैक्ट कोई भी एनर्जी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं, कोई भी एनर्जी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। आपको याद है 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, एक वेक्टर और एक स्केलर, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। फिर इसका यूनिट क्या होगा? सिंपल सी बात है बच्चों, इसका जो एसआई यूनिट होगा दैट इज गोइंग टू बी जूल, और इसका जो सीजीएस यूनिट होगा दैट इज गोइंग टू बी अर्ग, ERG। एंड यस वी नो दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। शायद, हमें शायद पता है, पर हाँ बच्चों इसको आप याद रखोगे, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर इससे ज्यादा आपने कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। इतना भी आप दिमाग में रख लोगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा कर जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसको अभी हाथ पे रखा, ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूं क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट प्रेजेंट 0 है या फिर नहीं है? आप अपने मन के अंदर आंसर दे दीजिए, मेरे तक पहुंच जाएगा। अब यार कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यस सर पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है, और कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यस सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो है। जो 0 कह रहे होंगे वो 0 इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि सर देखो ये तो हाथ पे पड़ा है, हाथ पे पड़ा है, ये रेस्ट पे, तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर अगर आप हाथ को हटा दोगे तो ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड से तो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। क्या इनमें से सही कौन है, गलत कौन है? इनफैक्ट बच्चों आप दोनों ही सही हैं। जो बच्चे हाथ को रेफरेंस मान रहे हैं, जो बच्चे हाथ को रेफरेंस मान रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और जो बच्चे ग्राउंड को रेफरेंस मान रहे हैं उनके लिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नॉन जीरो। तो जब भी बच्चों आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करोगे, आप हमेशा एक रेफरेंस लाइन लोगे। क्या लोगे? रेफरेंस लाइन, ठीक है। आप हमेशा क्या लोगे? एक रेफरेंस लाइन, और उस रेफरेंस लाइन के ऊपर आप अज्यूम करोगे, क्या अज्यूम करोगे? कि वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी 0। बिल्कुल सही, रेफरेंस लाइन अज्यूम करेंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी 0। चलिए लेट्स सपोज दिस इज द रेफरेंस लाइन, ठीक है। अगर बच्चों एक ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस लाइन से h हाइट की दूरी पे है, या फिर h हाइट ऊपर है, और इसका मास है m, रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इससे ऊपर h हाइट उठाने पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की दैट इज गोइंग टू बी mgh। और अगर आप इतने ही डेप्थ नीचे ले गए उसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ mgh। रेफरेंस लाइन के ऊपर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और रेफरेंस लाइन के नीचे पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव। क्या है, क्यों है बच्चों, उसके अंदर हमें बिल्कुल नहीं एंटर करना है। हमने बस ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे गौर फरमाना है।
अब यार अगर इन बातों पे आपने ध्यान दे दिया तो आप देखोगे कि ये छोटी छोटी बातें, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं इनको, ये आपके क्वेश्चन सही करवाना शुरू कर देंगी। ठीक, जब भी पोटेंशियल एनर्जी हमने देखनी होगी, हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे। एक बार जो रेफरेंस लाइन किसी क्वेश्चन के अंदर अज्यूम कर ली, उसको चेंज नहीं करना है। रेफरेंस लाइन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, रेफरेंस लाइन के नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हो और किसी ने पूछा कि भाई वो जो व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सो व्हाट यू कैन से, I am sitting on the ground floor, so what I can treat the ground floor to be like a reference line, okay, because I am sitting there, I am the observer. Since I am the observer, I am sitting on the ground floor, so what I am doing, I am assuming that its potential energy is going to be 0 because that is going to be the reference line. Now the first floor is above the reference line or above the ground floor, so can I say the potential energy of the first floor is going to be positive क्योंकि ऊपर है। ठीक है, मान लीजिए अब आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो और किसी ने पूछा कि भाई ग्राउंड फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और पहली बात तो चकरा जाते अगर तुम्हें ये कंसेप्ट ना पता होता। तो तुमने क्या बोला, अच्छा सर ने बताया था कि भाई तुमने एक रेफरेंस लाइन अज्यूम करनी है। मैं कहां बैठा हूं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूं, तो मेरे फर्स्ट फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। ग्राउंड फ्लोर नीचे है फर्स्ट फ्लोर के और मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, मेरी रेफरेंस लाइन फर्स्ट फ्लोर है, तो नीचे अगर मैं जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव। बस, इससे ज्यादा इससे ऊपर हमने कुछ भी नहीं जानना है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक स्प्रिंग है। ठीक है, चलिए हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या आपको पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसको हम के कहते हैं, इसके यूनिट्स भी होते हैं बच्चों न्यूटन पर मीटर। ये जो लेंथ है इसको मैं कह देता हूं एल, और बच्चों ये जो एल है दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये क्या है, नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, नेचुरल लेंथ। अब आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को एक्स अमाउंट से एक्सटेंड कर दी। देखिए कंडीशन कहां से, रेफरेंस लाइन से एक्स आगे खींच दिया। ठीक है, ये आपने क्या की, एक्सटेंशन। क्या किया, एक्सटेंशन। तो बच्चों कितनी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगी, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और अगर बाई चांस आपने, ये तो फर्स्ट केस है, अगर बाई चांस आपने स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर दिया, आपने क्या कर दिया, स्प्रिंग कंप्रेस कर दिया, अगर बाई चांस आपने इसको x अमाउंट से लेट्स सपोज कंप्रेस कर दिया, ये नेचुरल लेंथ, और आपने इसको x अमाउंट से कंप्रेस कर दिया, इवन नाउ द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी हाफ के एक्स स्क्वायर। बच्चों स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। रीजन बीइंग हाफ कांस्टेंट है, मैथ्स की टर्म है पॉजिटिव, के स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों ये भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रिंग के मटेरियल के ऊपर, स्प्रिंग की लेंथ के ऊपर। और ये जो x उसके ऊपर हमेशा स्क्वायर का टर्म है। क्या टर्म है, स्क्वायर का। तो इसलिए जो पूरी टर्म होगी बच्चों ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। और एक कंडीशन, ऑलवेज मेजर x फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, हमेशा बच्चों x को नेचुरल लेंथ से मेजर कीजिए, इसके ऊपर आपने नहीं कुछ भी समझना है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब ये क्या कंसेप्ट है सर, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो बच्चों, ये जो मार्कर है, ये जो पेन है, ये जो स्टाइलर है, ये क्या है, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डील करूंगा, उसके लिए हमने ये कंसेप्ट बनाया।
बच्चों जब भी आपने पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की डील करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करना है और उस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास। क्या? सेंटर ऑफ मास। अब यार डाउट आता होगा कि यार सेंटर ऑफ मास क्या है सर, ये तो पता ही नहीं। अरे बेटा, सेंटर ऑफ मास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं बॉडी का पूरा मास क्या कर सकता हूं, कंसंट्रेट कर सकता हूं। ठीक है, पूरा का पूरा मास, बिल्कुल। वहां पे बॉडी का एक्चुअल मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं समझ सकता हूं हमारे पास बहुत कम समय है जिसके अंदर मैं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बता रहा हूं, पर आप इतना तो समझ सकते हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म मतलब जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट रहे, डेंसिटी वेरी ना करे। ठीक है, अगर एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो बच्चा उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर, क्या ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी इट्स सेंटर ऑफ मास। नहीं समझ आया सर, कोई तो एग्जाम्पल दो। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। एक क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म आ गया शब्द, बिल्कुल सही, ऑफ मास m एंड l, लेंथ l इज हेल्ड वर्टिकल। आपने इसको ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है, अपराइट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वर्टिकली अपराइट, दिस इज द वर्टिकली अपराइट सिचुएशन, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पे आपने रखा हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड इफ the zero potential energy level is assumed to be at horizontal surface। देखिए क्या कह रहा है कि जो horizontal surface है उसको मैंने क्या ट्रीट करना है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, यानी कि इसने क्या बताया, रेफरेंस लाइन। तो यार सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी है, ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इसका मास m है और इसकी लेंथ l है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने एक पॉइंट कंसीडर करना है, पॉइंट का नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास, और वो पॉइंट होगा कहां पे, वो पॉइंट होगा उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। कहां पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे। अब यार रॉड का ज्योमेट्रिक सेंटर बच्चों कहां पे होता है, लेंथ के आधे पे। तो क्या कह सकता हूं कि दिस लेंथ इज गोइंग टू बी l/2। यस, so what we have a point whose mass is m, because what is the definition of center of mass, where whole mass of the body is supposed to be concentrated. M is the mass of this point mass, and height of this point mass from the ground is l/2, right? So what is going to be the potential energy, it is going to be U is equal to mg into l/2, mg into l/2. So always focus on the center of mass in case of extended bodies। जैसे कि रिंग का सेंटर ऑफ मास, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर देखिए क्या आएगा, सेंटर। डिस्क का सेंटर ऑफ मास, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर देखिए, उसका अगेन सेंटर। एक स्क्वायर प्लेट मान लीजिए, एक स्क्वायर प्लेट, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, जाने की जहां पे इसके डायगोनल्स कट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास। एक ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट, तो जहां पे भी देखिए सेंट्रोइड्स कट करेंगे, ज्योमेट्रिक सेंटर यही होता है ना, तो ये क्या बन गया, उसका सेंटर ऑफ मास। तो जस्ट अ सिंपल आइडिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अलग से भी डील करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग काम चलाने के लिए अभी आप यहां पे फोकस कर सकते हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। Next and the most important point, I would like to assign 5 star to this concept। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। याद है मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चा पार्टी, वो फ्रेम के इंडिपेंडेंट है। अब यार ने यहां पे आती है कंफ्यूजन, सर रेफरेंस लाइन आपने जो बोला था, रेफरेंस लाइन पे तो डिपेंड कर रही है, तो ये तो फ्रेम डिपेंडेंट है। बच्चों रेफरेंस लाइन और फ्रेम दोनों डिफरेंट चीजें, कैसे समझिए, छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये एक ब्लॉक था, ब्लॉक का मास 2 kg, ठीक, ब्लॉक है 10 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से। यहां पे एक हमारे पास व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है चुन्नू।
चुन्नू है फिलहाल रेस्ट पे, ठीक है। सेकंड सिचुएशन, यही चुन्नू चढ़ गया स्केट्स के ऊपर। चुन्नू मजेदार आदमी है, ठीक है। अब जो चुन्नू है वो स्केट्स को भगा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। यही ब्लॉक 2 kg का अभी भी है कहां से, 10 मीटर की हाइट पे, ठीक है। अब हम बच्चों पहले तो यहां पे देखते हैं कि रेफरेंस लाइन क्या है। अब यार रेफरेंस लाइन एक ऐसी लाइन है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमने अज्यूम करनी है 0। तो क्यों ना ग्राउंड को ही, इस ग्राउंड को ही हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। चलिए मान ली, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी, 0। देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या कर दी, 0। अब यहां पे चुन्नू रेस्ट पे, हु इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज चुन्नू। अब चुन्नू यहां पे रेस्ट पे है, तो ये कौन सा फ्रेम बच्चों, इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या, इनर्शियल फ्रेम। जब भी जो ऑब्जर्वर होता है उसकी एक्सेलेरेशन क्या हो, 0। एक्सेलेरेशन 0 दो तरीके से, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। अगर एक ऑब्जर्वर उसकी रेफरेंस से, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को देखें और वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, या फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो या फिर कांस्टेंट हो, तो उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। अब इस चुन्नू के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये कितनी हाइट पे है, 10 मीटर पे, रेफरेंस लाइन के ऊपर। तो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, प्लस ऑफ 2 into height, that is 10 into g, that is 10 again, so it is coming out to be 200 joule। अब सेकेंड केस के अंदर चुन्नू कर रहा है एक्सेलेट। जब भी बच्चों एक फ्रेम ऑब्जर्वर क्या करे, एक्सेलेट करे, तो उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं भैया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, यस। अब तनिक सोचिए जरा, यहां पे हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, 10 मीटर, मास कितना है 2। नो डाउट फ्रेम चेंज हो रहा है, चुन्नू पहले रेस्ट पे था, अब वो एक्सेलेरेट कर रहा है, पर अब भी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, प्लस ऑफ 2 into 10 into 10, so it is coming out to be plus of 200 जूल। रेफरेंस लाइन और फ्रेम, पहले तो ये अंतर समझिए, और फिर समझिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे इनर्शियल फ्रेम चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम, चाहे जब चुन्नू रेस्ट पे था, चाहे जब चुन्नू स्केट्स पे चल करके दौड़ा रहा था, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है बच्चों, सेम आ रही है। गॉट इट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज अ फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और बच्चों इस लाइन को घोट करके पी जाइए, क्योंकि NSEGS ऐसी छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब अगर याद हो तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो इट्स टाइम टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो चलिए मैं क्वेश्चंस की स्टेटमेंट आपके लिए रीड करता हूँ। उम्मीद करूंगा आपने ये क्वेश्चंस ट्राई किए हुए हैं। अगर नहीं भी ट्राई किए तो आप क्या करना, जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आप अपनी वीडियो को पॉज करना, और पॉज करने के बाद 2 मिनट तक सॉल्व करके फिर से वीडियो को ऑन करके स्टार्ट कर देना। अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास 2 kg, वी हैव अ ऑब्जेक्ट whose mass is 2 kg and its velocity is increasing from 6 meter per second to 15 meter per second in 2 seconds. Then the work done by the force during this interval. चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, ये चल रहा था 6 मीटर पर सेकंड से। डेफिनेटली यहां पे कुछ लगी होगी फोर्स। फोर्स ने इसको करवा दिया एक्सेलेरेट, और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के अंदर, 2 सेकंड्स के अंदर। हमने कैलकुलेट करना है कि इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ये फोर्स। क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, F.S। तो हमारा टारगेट क्या है, एक फाइंड आउट करना है फोर्स और एक फाइंड आउट करना है ये डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलेरेशन। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक्सेलेरेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नाउ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 15। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 6। 15 minus 6 कितना टाइम, दैट इज 2। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 9/2। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द फोर्स, सॉरी एक्सेलेरेशन।
अब हमने फाइंड आउट करनी है बच्चों फोर्स. सो F इज इक्वल टू m इंटू ए. m is 2, acceleration is 4.5, so it is coming out to be 9 न्यूटन. चलिए फोर्स आ गई. अगला टारगेट है हमारा किसको फाइंड आउट करना, इस डिस्प्लेसमेंट को जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी. चलिए again we can use any of the formula, so we can use S is equal to ut plus half at square. आप कोई भी यूज कर सकते हो यार, कोई इशू नहीं है. S is equal to initial velocity that is 6, time is 2 plus of half, acceleration 4.5 into time square that is 2 square. चलिए ये 2 से 2 cancel out, 6 2 या 12 plus of 4.5 into 2 is 9. So S is coming out to be how much, that is 21 meter. अब फोर्स भी लग रही है आगे, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है आगे, एंगल कितना है 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1 होता है. क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है F डॉट S, यानी कि ये बन गया Fs cos थीटा. तो F की वैल्यू कितनी है 9, S की वैल्यू कितनी है 21, cos थीटा कितना आ गया 1, so it is coming out to be 9 and here it is going to be 18. yes, तो 189 joule is the work done by the force. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा पार्टी. देख लो फ्री के नंबर बांट रहा है NACGS. चलिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड experiences acceleration of 2 meter per second square for 9 seconds. Okay, we have a mass 0.5 kg, we have acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है, ऐसे लिख लिया करो. क्या दिया है, मास दिया है 0.5 kg, क्या दी है, वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन दे दी कितनी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे दिया कितना 9 सेकेंड्स. कैलकुलेट करो भैया किसका वर्क डन कितना है. वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला बच्चों F डॉट S. चलिए फोर्स फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे और मजा करेंगे. तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन. मास कितना है 0.5, एक्सेलेरेशन कितनी है 2. तो देखिए कितनी फोर्स बन गई 1 न्यूटन. तो फोर्स की वैल्यू तो आ गई बच्चों 1 न्यूटन. अब डिस्प्लेसमेंट, अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो S is equal to what is initial velocity, that is 2, what is time taken, that is 9 second, plus half, what is acceleration, that is 2, and what is the time taken, that is 9 square. तो देखिए 2 से 2 cancel out, so here it is going to be 18 plus of, यहाँ पे देखिए 9 9 जा 81, so here जब आप ऐड कर दोगे तो ये क्या बन गया 99 मीटर. so that is the displacement. फोर्स आ गई बच्चों 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आ गई 99 मीटर. अब ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट, इस पे फोर्स लगी 1 न्यूटन और ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया कितना 99 मीटर. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है ना इसलिए. तो W इज इक्वल टू, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा, force is 1, S is 99 into cos 0 is again 1, so hence the answer is 99 joule. So this is the work done by the force. चलिए next question. Next question is a little bit tricky, पर ध्यान से सुनना है क्वेश्चन क्या है. A boy throws a stone of mass 100 gram in the vertical upward direction. एक बच्चा है, उसके हाथ में पत्थर है, उसने पत्थर को ऊपर की तरफ उछाल दिया. पत्थर का मास है 100 ग्राम. इट रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर. ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 मीटर की हाइट तक पहुंच जाता है एंड देन फॉल्स टू द ग्राउंड. देन द वर्क डन बाय द बॉय इज. अब यार यहाँ पे आती है ट्रिक. अब तुम क्या सोचते हो, अच्छा बच्चे ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट गया और ये नीचे आ गया. अब बच्चों तुम इसको ना कुछ कैलकुलेशन करके बहुत ही बड़ा सा आंसर लिख करके आओगे और तुम बोलोगे यार आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था. मैं तुम्हें बचाना चाहूंगा कि यहाँ पे वर्क डन है 0. यहाँ शॉक तो लगा होगा, शॉक थोड़ा सा लगा होगा पर लगा जरूर होगा.
क्या है ये सर, ये शॉक के ये कैसे आ गया, वर्क डन 0 कैसे आ गया? सिंपल सी बात है बच्चों, बड़ी ही सिंपल सी बात है। वर्क डन की डेफिनेशन याद करो। वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, राइट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि भैया जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट होनी जरूरी है। जब आपने एक दफा इस ऑब्जेक्ट को उछाल दिया तो क्या अभी यहां पे लड़का कोई फोर्स लगा रहा है? नो, फोर्स लग रही है कौन सी? mg, पर वो बेटा लड़का नहीं लगा रहा है, वो तो धरती मैया लगा रही है। सो व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसिंग, नो फोर्स इज अप्लाइड बाय द बॉय। अब यार जब लड़का कोई उस टाइम पे उसने एक बार लगा करके छोड़ दी, उसने एक बार लगा करके छोड़ दी, अब लड़का कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है, ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि उसने इनिशियली उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी थी। तो अगर लड़का फोर्स ही नहीं लगा रहा है तो वर्क डन का सवाल तो पैदा ही नहीं होता, एंड हेंस द आंसर इज 0। तो देखिए NSEGS ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, वो मेहनत नहीं करवाएगा, वो बिल्कुल ही सटल सा एक क्वेश्चन पूछेगा और तुम्हें उलझा लेगा उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही जानेंगे। तो चलिए इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप हमें भेजिए और NSEGS बैच के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल हो जाइए और किस्मत भी आजमा सकते हैं। क्योंकि यार देखो, क्रैश कोर्स का सिंपल पर्पस है कि आपके बेसिक्स क्लियर है और आप इसलिए क्रैश कोर्स के अंदर आना चाहते हो कि आपको एक्सपोजर चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन डियर कंप्यूटर स्क्रीन इज, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। अ लिफ्ट इज मूविंग अप एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक लिफ्ट है, वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपने इनमें से जो स्टेटमेंट है उसको उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिवेटर इज कांस्टेंट। Third statement is the gravitation potential energy of the earth lift system is constant, and the fourth statement is the acceleration of the elevator is 0. Now choose the following, now choose one of the following options। इनमें से जो भी करेक्ट आपको लग रहा है आप वो आंसर टिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। We have a rigid object of mass m, right? It is suspended from a point। एक rigid object है, वो एक m जो मास है वो एक धागे से बांध करके हमने O पॉइंट से लटका रखा है। When it is displaced by an angle थीटा, अब हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा, ये पूरा थ्रेड है, ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे। What is the change in potential energy of the mass? तो भैया इस मास की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा। तो बच्चों जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस मेल आईडी पे भेज दीजिए, दैट इज nesEGS.vos@gmail.com। हमें आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। और कब तक आप इनके आंसर्स भेज सकते हो? टिल ट्यूसडे। वाई? क्योंकि वेंसडे को हमारी नेक्स्ट वीडियो प्रीमियर होगी जिसके अंदर हम इनके सॉल्यूशंस को डील करेंगे। तो अच्छा बच्चा पार्टी, आज की कक्षा के अंदर हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं और अच्छी चीजें जानते हैं और अपने सपने को साकार करने की एक और भरपूर कोशिश करते हैं। तो तब तक के लिए बच्चा पार्टी हमें अलविदा दीजिए। बाय बाय, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू।